नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी मेरे भारतवासियों को संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर की हार्दिक बधाई। दोस्तों, प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल में जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि नगरपालिका संबंधित सभी कार्यों के बारे में जानकारी दिया करूंगा। इसके अलावा राजस्थान सेवा नियमों संबंधित, इसके साथ ही मैं भविष्य में जैसे जैसे वक्त मिलेगा अन्य विभागों की भी जानकारी मैं समय समय पर वीडियो बना करके डालूंगा, जिनमें पंचायतों में होने वाले काम, पंचायतों में कैसे पट्टे बनते हैं, पट्टे बनने की प्रक्रिया क्या है, नामांतरण की प्रक्रिया क्या है, या अन्य कार्य जो भी है उसके बारे में। सामान्यतः मेरे कई दोस्तों द्वारा सवाल पूछा जाता है, जैसे जन्म मृत्यु में, विवाह पंजीयन में, मृत्यु पंजीयन में जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी, सामान्यतः वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक जैसी होती है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। और ऑनलाइन जो है आजकल रजिस्ट्रेशन होने लग गया है। तो मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर वीडियो डालूंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मेरे कुछ दोस्तों ने आज जो है पुनर्गठन और उप विभाजन के बारे में पूछा था, जिसके बारे में मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं। कैसे पुनर्गठन होता है, कैसे उप विभाजन होता है, तो ये चीजें जो है अंत तक आपको देखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा भी किन भूखंडों का उप विभाजन हो सकता है, किन भूखंडों का पुनर्गठन हो सकता है और किन का नहीं हो सकता है, क्या शुल्क लगती है, क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो समझने की बहुत अति आवश्यकता है। कई बार हम जो है टुकड़ा किया हुआ भूखंड खरीद लेते हैं और फिर बाद में हमें इस बात की परेशानी सामने आती है कि उसके पैसे भी हमें चुकाने पड़ते हैं। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो आपको लास्ट तक वीडियो को देखने पर जो है समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पुनर्गठन क्या होता है। पुनर्गठन, जैसे ये दो प्लॉट हैं, इनको आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को पुनर्गठन कहते हैं और एक प्लॉट के टुकड़े करने की प्रक्रिया को उप विभाजन कहते हैं। ये भी प्रक्रिया होती है, आप बिना स्वीकृति के पुनर्गठन और उप विभाजन नहीं कर सकते। इसी प्रक्रिया को लेकर के आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर चलिए बिना टाइम गवाए जो है शुरू करते हैं। पुनर्गठन और उप विभाजन। राजस्थान शहरी क्षेत्र जो है उसमें उप विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार नियम 1975 का जो है कानून लागू है और उसी के तहत किया जाता है। उप विभाजन एवं पुनर्गठन के तहत जो है 100 वर्ग गज तक का मूल भूखंड, न्यूनतम 100 वर्ग गज तक का मूल भूखंड और अधिकतम 1500 वर्ग गज तक का मूल जो भूखंड है, मूल भूखंड यानी कि जिसका पट्टा जारी हुआ है, लीज डीड जारी हुई है, उसे मूल भूखंड कह रहा हूं मैं। ऐसे भूखंडों का जो है पुनर्गठन और उप विभाजन नगरीय निकाय स्तर पर ही किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम जो स्तर है, वहां तक ही किया जा सकता है। मूल भूखंड 1500 वर्ग गज से अधिक यदि है तो आपको इस फाइल को राज्य सरकार को भिजवाना होगा, यानी कि डीएलबी में, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडी में आपको वहां पर भिजवाना होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा जो है 171 सहपठित धारा 337 की विभिन्न जो है कानूनों के अंतर्गत जो है पुनर्गठन और उप विभाजन के तहत क्या प्रक्रिया है, क्या इसकी प्रोसेस रहती है, उस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसे भूखंड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र यानी कि बेनामा, पंजीकृत बंटवारनामा और दान पात्र, रजिस्टर्ड दान पात्र जो होता है, द्वारा विभाजित अनुमोदित जो है विभाजन अनुमोदन किया जा सकेगा। यानी कि आपको रजिस्टर्ड जो है बेनामा प्रस्तुत करना होगा या रजिस्टर्ड दान पत्र प्रस्तुत करना होगा या फिर आपको रजिस्टर्ड जो है बंटवारनामा प्रस्तुत करना होगा, उसी से विभाजन अनुमोदन किया जा सकता है। यदि अग्र सेटबैक में अवैध निर्माण है तो जो है आपका उप विभाजन नहीं हो सकता। यहाँ सेटबैक में बता देना चाहूंगा कि एक भूखंड है, उसे बनाते वक्त, उसका मानचित्र स्वीकृत करते वक्त आप यदि उस पर निर्माण करते हैं तो आगे, पीछे और पार्श्व साइड में उसमें जगह छोड़नी होती है, जिसे सेटबैक कहा जाता है। तो यदि आपने आगे सेटबैक में निर्माण कर लिया, यानी कि पूरे के पूरे भूखंड पर आपने निर्माण कर लिया, आगे सेटबैक आपने नहीं छोड़ा है, तो उप विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया लागू नहीं होती। लेकिन यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके जो है निर्माण को 10 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं तो आपको निकाय स्तर पे स्थिरता मिल सकती है, यानी कि जो समिति है, चेयरमैन साहब है, ईओ साहब है, और वह जो है इसमें स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। भूखंड के उप विभाजित भाग की पर मान लीजिए कि सड़क जो है उसमें पहुंच मार्ग नहीं है, सड़क नहीं लगती है। सपोज दैट कि ये एक प्लॉट है और प्लॉट के आगे जो है यहाँ सड़क है
और पीछे का हिस्सा जो है उसके बाद में फिर प्लॉट है जिसका मुंह जो है उसके अपोजिट साइड में है, और पीछे का हिस्सा आपने विभाजित कर दिया, इसको सड़क नहीं लग रही है, दाएं बाएं इसके मकान है, आगे सड़क है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस भाग के लिए 3 मीटर न्यूनतम आपको सड़क छोड़नी होगी। सामान्यतः ऐसा विभाजित होता नहीं है, सामान्यतः विभाजन जो है सड़क की तरफ से उसके भाग किए जाते हैं, उसको सड़क लगनी अनिवार्य है। लेकिन फिर भी यदि सड़क नहीं लग रही है तो न्यूनतम 3 मीटर यानी कि 9 फुट की सड़क जो है उस भूखंड को लगनी जरूरी है, अति आवश्यक है। यदि भूखंड का एक से अधिक हिस्सों में उप विभाजन प्रस्तावित है एवं उनमें से किसी हिस्से में निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है, यानी कि इतने टुकड़े कर दिए छोटे छोटे कि भाई उसमें निर्माण योग्य क्षेत्रफल ही प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उप विभाजन की प्रक्रिया नहीं होगी। उप विभाजित भूखंडों के लिए अगर सेटबैक योजना यदि लागू है कि भाई एक कॉलोनी है और उसकी मान लीजिए कि योजना जो है बनी हुई है, प्रस्तावित जो है उसका लेआउट प्लान पास है, तो योजना अनुसार उसका सेटबैक लागू होगा मूल भूखंड के अनुसार। और यदि योजना लागू नहीं है, जैसे कच्ची बस्ती है, पुरानी आबादी क्षेत्र है, तो जो सेटबैक है वो कितना छूटेगा उस भूखंड पर, वो उसकी जो आसपास की भवन रेखा है उसके अनुसार निर्धारित मानचित्र समिति करेगी या सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सेटबैक का अलग से विक्रय नहीं किया जा सकता और ना ही उप विभाजन स्वीकृत किया जाएगा। यहां दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, सेटबैक का अर्थ ये है वो जगह जो आपको निर्माण करते वक्त छोड़नी होती है। मानचित्र यदि आप जो है उसका भवन का जो है निर्माण स्वीकृति लेंगे तो आपको सेटबैक छोड़ना ही होता है, परंतु सामान्य अवस्था में कई बार यदि नहीं छोड़ा जाता है तो सेटबैक समझ में नहीं आता है, सेटबैक छोड़ना होता है। आप समझिए कि 100 बाई 100 का कोई प्लॉट है और उसका सेटबैक होता है कि भी 21 फुट उसके अंदर आगे का छोड़ना होगा, 21-20 फुट पीछे से छोड़ना होगा और 10-10 फुट साइडों से छोड़ना होगा, बीच में उसको निर्माण करना होगा। तो जो 20-21 फुट आगे से छोड़ा है या 10 फुट छोड़ा है, जितना भी सेटबैक उसका बनता है नियमानुसार, केवल उसका उप विभाजन करके सपोज दैट की बार सड़क की तरफ उसकी दुकानें काट के बेच दी, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि सेटबैक का उप विभाजन करके, केवल सेटबैक का उप विभाजन करके और नहीं विक्रय किया जा सकता और ना ही उसका उप विभाजन किया जा सकता है। तो ये बात थी कि भाई सेटबैक का अलग से नहीं होगा। उसके बाद में भूखंड के उप विभाजन हेतु आवेदक को पंजीकृत बेनामा, पंजीकृत पारिवारिक बंटवारनामा, परिवार के सदस्यों की सहमति या दान पात्र रजिस्टर्ड या वसीयतनामा द्वारा जितने भागों में उप विभाजित किया गया है उन्हें दर्शाते हुए नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यानी कि एक भूखंड था बड़ा, 2 भूखंड थे और 2 भूखंडों का एक भूखंड है, तो दोनों का नक्शा प्रस्तुत करना होगा। एक भूखंड के 4 टुकड़े हुए हैं तो चारों का टुकड़ा जो है वो कौन कौन से किस किस दिशा में प्रस्तुत किए हैं, कितने कितने वर्ग फुट के वो टुकड़े आपने किए हैं और कौन कौन उसका स्वामी होगा, किस किस के नाम चढ़ाया जाना है, तो वो आपको नक्शा प्रस्तुत करना होगा उसके साथ में। यानी कि दान पत्र या वसीयतनामा या जो बंटवारनामे के साथ में आपको प्रस्तुत करना होगा। पुनर्गठन के मामले में यदि अलग अलग मालिक हैं तो संयुक्त रूप से आवेदन आपको करना होगा, दोनों को संयुक्त रूप से करना होगा। परंतु यदि परिवार के जो है रक्त संबंधी जो है, जैसे भाई बहन और सब हैं, तो उसमें से आपसी सहमति के आधार पे एक व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, उनकी सहमति जो है जरूरी है। यदि ये तकनीकी जो अभी मैं बता रहा हूं, ये सारी तकनीकी उप विभाजन और पुनर्गठन की जो है प्रक्रिया है, यदि इस तकनीकी उप विभाजन और पुनर्गठन से पूर्व भी यदि किसी ने जो है उसका टुकड़ा करके बेच दिया है या मान लीजिए कि वसीयत कर दी है ऐसे टुकड़े की, भाई ये जो है मेरा एक घर का भाग जो है इसके नाम होगा, फलां के नाम, बेटे के नाम, पोते के नाम, बेटे के नाम, पोते के नाम, किसी के भी नाम, XY के नाम, तो यदि ऐसा तकनीकी अनुमोदन से पहले ही टुकड़ा कर दिया गया है या उन दोनों प्लॉटों को जोड़ करके एक व्यक्ति के नाम कर दिया गया है, तो जो अंततः कानूनन मालिक होगा, जो मान लीजिए कि 10 साल बाद में वह अपना नामांतरण चढ़वाने के लिए आता है, कानूनन हक जो कानूनन रूप से वसीयत जिसके नाम की गई है या जिसको विक्रय किया गया है, उसके वो शुल्क दे होगा। यानी कि वह जो है आवेदन कर सकता है और बाद में यदि उसने नियमानुसार किया है तो उसका जो है उप विभाजन और पुनर्गठन स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये बहुत समझने की जरूरत है कि कई बार बड़े भूखंड होते हैं और आवासीय जो भूखंड होता है और वो वाणिज्यिक क्षेत्र में आ जाता है, बाजार के एरिया में आ जाता है, तो उसकी छोटी छोटी दुकानें काट करके बेच दी जाती है। या कोई आवासीय भूखंड था बड़ा, उसके 2 टुकड़े करके बेच दिए किसी मालिक ने। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आपको पट्टा देखने की जरूरत है। पट्टे में से यदि वो टुकड़ा कर रहा है तो आपको ये कहने की जरूरत है कि भाई आप इसका उप विभाजन करवा के हमें दीजिए। यदि उन्होंने उप विभाजन करवा करके आपको नहीं दिया है तो यहाँ ये समझने की बहुत महती आवश्यकता है कि वहां पर जो शुल्क देय होगा वो
आप पर देय होगा, आप पर लागू होगा। यानी कि नगरीय निकाय या सरकार जो भी है वो भूखंड से शुल्क वसूल करेगी, न कि किसी व्यक्ति से। जो कानूनन अंततः मालिक होगा उससे वो शुल्क जो है देय होगा। इसलिए कोई भी यदि भूखंड आप खरीदते हैं और वो किसी भाग का टुकड़ा होता है या दो भूखंडों को संयुक्त रूप से करते हैं, तो आप उस व्यक्ति से, क्रेता से कह सकते हैं, जो विक्रेता है उससे कह सकते हैं कि भाई इसका उपविभाजन करवा करके एनओसी प्राप्त करके और फिर हमें जो है आप रजिस्टर्ड पंजीकृत बेनामा दीजिए। पुनर्गठन हेतु जो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें शुल्क लागू होता है और उप विभाजन की दशा में 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें शुल्क लागू होता है। ऐसे भूखंड जिनका आवंटित उपयोग से भिन्न उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो आवंटन किया गया था आवासीय में और उसका उपयोग किया जा रहा है सपोज दैट कमर्शियल, तो ऐसा जो है इसका पुनर्गठन और उपविभाजन हो सकता है। लेकिन यदि ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है तो नियमानुसार जो है भू उपयोग परिवर्तन की यानी कि लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके अलग से आवेदन करना होगा, उसके अलग से शुल्क देय होगा। आवासीय भूखंड के मामले में 35 वर्ग गज से कम का और व्यावसायिक के मामले में 10 वर्ग गज से कम का जो है उपविभाजन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यहां आप ये समझने की बात है कि भाई पहले मैं कह रहा था 100 वर्ग गज से कम और 1500 वर्ग गज से अधिक, और अब मैं कह रहा हूं 3500 वर्ग गज से। यहां ये समझने की बात है कि मैंने पहले कहा कि मूल भूखंड 100 वर्ग गज न्यूनतम का है और अधिकतम 1500 वर्ग गज का है तो नगरीय निकाय कर सकती है। लेकिन 100 वर्ग गज का है और आप नगरीय निकाय में लेकर के उपस्थित हुए कि श्रीमान जी मैं इसके टुकड़े करना चाहता हूं, और आपने उसके 10 टुकड़े कर दिए और ऐसी दशा में वो 10-10 वर्ग गज के हो गए, तो वहां पर जो है आपका आवासीय भूखंड के मामले में 35 वर्ग गज से कम का टुकड़ा जो है नियमानुसार स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि कमर्शियल के अंदर बात है और आपके पास में जो है 20 बाई 20 की दुकान थी, तो आप उसके इतने टुकड़े नहीं कर सकते कि उसका कोई भी टुकड़ा जो है 10 वर्ग गज से कम हो जाए। यानी कि 10 बाई 10 से कम की दुकान उसमें या 9 बाई 10 से कम की दुकान उसमें नहीं हो सकती। तो ये था पुनर्गठन और उपविभाजन से संबंधित प्रक्रिया। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 2 मिनट का वक्त लगना है, लेकिन इसमें जो जितनी मेहनत लगती है, जितना इंटेंशन इसमें जो है जानकारी देने का होता है, तो उसका प्रतिफल इसी रूप में है कि यदि आप लाइक कर देंगे वीडियो को तो मुझे ये सम्मान प्यार मिलेगा कि भाई जो है आप इतना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। मैं और ज्यादा जानकारी जो है जुटा पाऊंगा और इसके लिए प्रेरित होकर के आगे बढ़ पाऊंगा। अन्य विभागों से संबंधित भी मैं वीडियो समय समय पर डालूंगा। जल्द ही मैं पंचायत क्षेत्र में पट्टे कैसे बनाए जाते हैं इसका एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका पुनः धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।